बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2.5 साल से एक भंवर में फंसी हुई है और कल का दिन एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा कि उनको शायद कुछ रिलीफ मिल रहा है, और ये 24 नवंबर के बाद वाहिद रिलीफ उनको नजर आ रहा था, जिसमें बानी पीटीआई 9 मई के 8 मुकदमात में उनको जमानत दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया कि ये हवा का एक झोंका लगता है, लेकिन ये जल्द ही लू में तब्दील हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एक तरफ इमरान खान को जहां पर जमानत मिली तो दूसरी जानिब फिर गिरफ्तारियां 9 मई के मुकदमात की शुरू हो गईं, और इस बार जो गिरफ्तारियां हुई वो अलीमा खान के 2 बेटों की हुई। एक कल गिरफ्तारी हुई, एक आज गिरफ्तारी हुई, और दोनों की तस्दीक पुलिस की जानिब से कर दी गई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को रिलीफ में समझ रही थी, लेकिन एक बार फिर यह बात वाजे कर दी गई कि वहां पर उनके लिए शायद वो स्पेस मौजूद नहीं है जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए हैं, क्योंकि जब भी सवाल किया जाता है या बात होती है तो यही कहा जाता है कि इमरान खान आखिर कब रिहा होंगे। तो इसके हवाले से एक तो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि इन केसेस का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और दूसरा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट है जिनके बड़े बावसूख ज़राए हैं और माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से राब्तों की रिपोर्ट हो, सियासी मामलात की रिपोर्ट हो, उनकी बहुत सी रिपोर्ट्स या बहुत सी बातें सच साबित हुई हैं। पहले ये जान लेते हैं कि अता तारड़ साहब ने ये जो 9 मई के 8 मुकदमात के जो जमानत के फैसले आए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा। हर जुर्म करने वाले को कोई ना कोई टेक्निकलिटी पे बेल मिलती है। केस का ट्रायल चला है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है। लीगल केसेस के हवाले से इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो कोई बानी चेयरमैन पीटीए बाहर आते तो नजर नहीं आते। शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर, ये अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीए ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। अब जरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है अंसार अब्बासी साहब की वो रिपोर्ट जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हुकूमत पुरुमीद है कि इमरान खान की रिहाई नहीं होने वाली, और इस बात की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर जो दरखास्त के खिलाफ अपील दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि उस केस में इमरान खान को सजा हुई है, तो वो अगले साल उसकी सुनवाई होगी, यानी 2025 वो साल नजर नहीं आ रहा कि जिसमें इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाए। अब सवाल ये भी है कि आया इमरान खान पर केसेस कितने हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ज़माने में ये मौक़िफ़ रखती थी कि 200 केसेस हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ पर ये 8 मुकदमात में ज़मानत या इससे कबल कुछ मुकदमात के अंदर ज़मानत सामने आई, तो कुल केसेस हैं कितने जिसमें ज़मानत हासिल करने पड़ेगी इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए। तो वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि तकरीबन 186 केसेस इमरान खान पर हैं मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। और फिर इसमें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब की एक खबर सामने आती है जिसमें उनकी जानिब से बताया जाता है कि सितंबर और अक्टूबर के 6 केसेस और फिर नवंबर एहतजाज का 1 केस जिसमें बानी पीटीआई 2 दिसंबर से जुडिशल हैं, लेकिन अब तक इन 7 केसेस में जमानत ही फाइल नहीं हुई है। अब सिर्फ मामला यहां तक रुकता नहीं है। इमरान खान के साथ जो भी अगर सियासी सतह पर भी कोई मौजूद है, हमने देखा कि उनकी जो टॉप की लीडरशिप है वो 9 मई के केसेस के अंदर 10-10 साल की कैद उन पर सुना दी गई है, उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। और फिर अगर फैमिली के जो अरकान उनके साथ मौजूद हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। इमरान खान के भांजों की आप मिसाल ले ले, 4 भांजे हैं, उन चारों के चारों पर जो है वो केसेस नजर आ रहे हैं। 2 अलीमा खान के बेटे कल और आज गिरफ्तार होते हैं। हसन न्याजी साहब को 10 साल की कैद सुनाई जाती है। जुबैर खान न्याजी भी मुश्किलात का शिकार हैं, वो इश्तिहारी हैं, मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। फिर अलीमा खान जो बहुत वोकल हैं, उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया और वो भी बहुत से केसेस जो है वो भुगत चुकी हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रिलीफ हासिल कर पाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल ऑप्शंस हैं क्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई ऑप्शन बताया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो बताया जाता है मुज़ाकरात का। लेकिन कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हम हुकूमत से नहीं करेंगे, हम उनसे करेंगे जो बाइख्तियार हैं।
और फिर सिर्फ यहां पर नहीं, जहां पर फैमिली की बात होती है तो फिर उनकी अहलिया बुशरा बीबी, इमरान खान की जो अहलिया हैं, वो भी मुश्किल मुख्तलिफ सूरत हाल का जो है वो शिकार हैं। अब उनकी बहन की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें बड़े ही तशवीशनाक किस्म के हक़ाइक़ उनकी जानिब से पेश किए गए हैं, लेकिन इस पर हुकूमत अभी तक खामोश है। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जो इल्ज़ामात मरियम रियाज वट्टू की जानिब से लगाए गए हैं, जो उनकी जानिब से दावा किया गया है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बुशरा बीबी को जेल में 2-3 मरतबा करंट लगा है, जेल के कमरे की छत टपकती है जिसके बायस बिजली की सर्किट्स में पानी भर जाता है और मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। इसी तरह बानी पीटीआई ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उन पर टॉर्चर बढ़ा दिया गया है और यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि अखबार दस्तयाब नहीं है और टीवी की सहूलत दस्तयाब नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे निकलेगी, क्योंकि एहतजाज की कहानी हमें लगता है कि अब थोड़ी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो 24 या 26 नवंबर के बाद हमने वो सूरत हाल नहीं देखी। मुज़ाकरात की कहानी अगर देखी जाए तो वो जनवरी में हमें नज़र आई कि 2-3 सेशन हुए, फिर कहा लिख के दो, फिर लिख के दिया गया, फिर भी कुछ नहीं बना। तो अब ये मुज़ाकरात कहाँ पर होंगे और ये जो डेडलॉक एक अरसे से बरकरार है, ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमैर नियाज़ी साहब। उमैर नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा, एक तरफ ज़मानत 8 मुकदमात की सामने आई, दूसरी जानिब फिर 9 मई की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, तो मामलात जा कहाँ पर रहे हैं? कहीं एक तरफ लगा कि आपको रिलीफ मिला और दोबारा लगा कि वो दोबारा खींच लिया गया। अच्छा, देखिए, बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल पे फैसला किया है। 8 बेलों का फैसला मैं समझता हूँ एक को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। चले आप एक मॉरल विक्ट्री कह सकते हैं कि जी देर आए दुरुस्त आए। जो रिलीफ हाई कोर्ट को या ATC अदालत नहीं दे सकती थी, कम से कम हाई कोर्ट को देना चाहिए रही था। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर्स पहले से मौजूद थे जिसमें कॉन्स्पिरेसी के जितने भी थे नामजद मुल्ज़िमान, चाहे वो एजाज चौधरी साहब होते, शेख इम्तियाज़ होते, इन सब को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर चुकी थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद थे तो क्या अमर माने था कि हाई कोर्ट के जज ने जो है ना जाके इमरान खान का लिख दिया कि ये मरकज़ी मुल्ज़िम है और ज़मानत नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। वो बुनियादी तौर पर 26वीं आइनी तरमीम ने जो हमारे खदोखाल बिगाड़े हैं निज़ाम अदल के, ये उसके असरात है। बाद में देखें, बेलें होना एक अलहदा चीज़ है। बुनियादी तौर पे जो शारेज़ वगैरह का किस्सा है वो बेसिकली अलीमा ख़ान की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। बेसिकली बहन का अपने भाई के साथ राब्ता वो नहीं भा रहा लोगों को। वो क्यों उनका मैसेज मनोअन बताती हैं बाहर आके, वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा और जिस वजह से ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन अता तारर साहब की जानिब से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर ख़ास तौर पर बहुत संगीन इल्ज़ामात या अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे, इनकी अकल पर मातम किया जा सकता है, दे कैन लिव इन फूल पैराडाइज। यानी उन्होंने कहा कि जो ये ज़मानतें हुई ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेंगे, बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, देखिए उनकी अपनी हिस्ट्री है, ठीक है। बुनियादी तौर पे देखिए, तहरीक इंसाफ वो नहीं जमात के जो जजों के पास जो है ना बैग्स लेके जाती हो या जजों को फ़ोन करके अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेती हो। बुनियादी तौर पे हमने इसी सिस्टम में ऑपरेट करना है। चलें, अदालती निज़ाम इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम की वजह से सरनगू हो गया हो, हमने इस सिस्टम में रह के लड़ाई लड़नी है और हम हत्तुल विसा लड़ते रहेंगे। बाकी जमहूरियत का अलम बुलंद करने की अगर ये सज़ा मिलती है तो वो सारे फेस कर रहे हैं। खान साहब ने कब उससे इनकार किया है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि इमरान खान कितने केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं? क्या अभी कुछ ऐसे मुकदमात भी हैं जिन पर ज़मानत फाइल ही नहीं की गई? देखिए, 26 नवंबर के केसेस हैं जिनमें अभी ज़मानत नहीं अप्लाई की गई। वो ज़ाहिरी बात है ज़मानत अप्लाई करेंगे, मगर उनका मसला नहीं है। उनमें तो ज़ाहिरी बात है जिधर दूसरे मुल्ज़िमान की ज़मानत होगी या खान साहब की भी हो जानी चाहिए, मगर क्योंकि निज़ाम अदल ऐसा बना हुआ है कि इमरान खान का केस हो तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएगा तो तब रिलीफ मिलेगा। वरना तो देखें, ऑलरेडी जिनकी हाई कोर्ट्स ने ज़मानतें ले ली हैं तो वही प्रिंसिपल इमरान खान पर अप्लाई करना चाहिए और ये केस ज़मानतें फ़ाइल होनी है 1 हफ़्ते में डिसाइड हो सकती हैं। साथ ही साथ मसला है अलकादिर ट्रस्ट केस का, जिसकी समाअत ही नहीं हो पा रही।
कि सज़ा मनसूखी की दरख्वास्त कब से दी हुई है। हालांकि प्रायोरिटी होती है सज़ा मनसूखी की दरख्वास्तों को, मगर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी आपने तादाद भी बढ़ा दी, जजेस भी आप इर्द गिर्द से ले आए, फिर भी जो है ना समात नहीं हो। लेकिन न्याय साहब, जो फैसले अब तक सुनाए गए हैं, ख़ास तौर पर जिसमें 2 गवाह भी पेश किए गए हैं, आप किन बुनियादों पर हम उनको चैलेंज करेंगे? देखें, जिन्हें सज़ा की गई है, देखें वो तो सरपैर ही नहीं है। अगर बुनियादी तौर पे आप उन गवाहों का देख लें कि देखें गवाहों की वजह से इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वकला को मेरिट पे बहस करने की भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने आप को लिमिट रखें, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में हसाम अफजल के किरदार पे बात होती कि किस तरह से वो खान साहब की टेबल के नीचे दाखिल हुआ और किस तरह से वो वहाँ से निकला, जबकि वो उस दिन जो है ना रोज़नामचे के मुताबिक वो था ही छुट्टी पे, तो ये सारी कहानी और जो है ना बड़े स्केल पे खुल के सामने आनी थी। तो यही गवाह आपने खुद देखा कि ATC सरगोदा में पेश हुए, जज मोहम्मद अब्बास ने तमाम मुल्ज़िमान को इन्हीं गवाहों की शहादत को देखते परखते हुए बरी किया और कहा कि ये झूठे हैं PF एयरबेस हमला केस में। तो आज ये गवाह सच्चे हो गए हैं। आज फैसलाबाद का जज भी, लाहौर के जज भी, दोबारा से सरगोदा के जज भी उन्हीं पे रिलाई करते हुए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब अहमद भच्चर को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असम्बली को, सेनेट को जो है ना सज़ा कर रहे हैं, उसके अलावा दीगर कायदीन को कर रहे हैं। तो ये सज़ाएँ तो सस्टेन होने वाली नहीं है, खाली लोगों को डरा रहे हैं। मगर वो ये बात समझने से कासिर हैं कि जो लोग इतने पहाड़ अबूर करके आ गए, इतने दरिया अबूर करके आ गए, क्या वो इन सज़ाओं से घबरा जाएंगे और इमरान खान का साथ छोड़? लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को न्याय साहब एंड तो होना है। बार बार आपको हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, लेकिन कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जहां पर पावर है मुज़ाकरात हम वहां पर ही करेंगे। तो फिर कैसे आगे चलेंगे? नहीं, मगर इमरान खान का बयान भी तो मौजूद है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है, उसको आप किधर लेके जाएंगे? बुनियादी तौर पे देखें, एक छोटी सी विंडो मौजूद है। अगर निज़ाम समझता है कि इस मुल्क में बेहतरी लानी है, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और इंडिया के थ्रेट को काउंटर करना है, दहशतगर्दी को ऐसे तरीके से निपटना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कि जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की गई है, उसको सीरियसली तमाम तबकात को लेना चाहिए। अगर वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग किसी लेवल पे चल सकता है तो वो मैं समझता हूँ एक फोरम ऐसा है कि जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मुख्तलिफ तबके के लोग बैठ सकते हैं और एक बेहतर नतीजे पे पाकिस्तान के हवाले से पहुँच सकते हैं। लेकिन बैठने के लिए किसी ऑप्शन को कबूल तो करना पड़ेगा ना, तो वो क्या आप वो ऑप्शन कबूल करेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो आपको बड़ी तफसील से उसका जवाब दिया कि अब महमूद खान अचकज़ई ने एक बातचीत चलाई है, उसकी थोड़ी बहुत एंडोर्समेंट आपको खान साहब के ट्वीट्स में भी नज़र आती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम को देख लें, उसमें PTI भी मौजूद है। अगर कोई उस फोरम पे कोई मूवमेंट होती है तो फिर आगे की बात होगी। बाकी मैं नहीं समझता कि PTI के बिहाफ पे ना कोई ऐसी ऑफ़र है, ना PTI इस पोजीशन में है कि इस ऑफ़र को खान साहब की इजाज़त के बगैर आगे चला सके। ये क्योंकि यही बात है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को एक मैंडेट दिया गया है, लेकिन ये मैंडेट किसी वक्त में जनवरी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को दिया गया था। तो अब क्या फ़र्क है जो मैंडेट महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करें, उस मैंडेट में और जो पहले PTI के पास या उनकी सीनियर लीडरशिप के पास था, उसमें क्या फ़र्क है? देखें, बुनियादी तौर पे देखें, जब आप एक तहरीक का हिस्सा हैं, मुख्तलिफ मुक्तबा फ़िक्र के लोग इकट्ठे हो गए हैं और चंद नुकात पे आपका कंसेंसस है, तो अब आपने इकट्ठे चलना है। आपने उन्हें खुद तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का पार्टीज़ ने मिल के चेयरमैन बनाया है, तो अगर एक सीरियस फोरम से एक बात आई है तो उसी चीज़ को फिर आगे लेके चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बेहतर चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम की क्या खिचड़ी पक रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कहीं ये कहा जाता है कि खिचड़ी पक रही है, लेकिन बाखबर ज़रा ये कहते हैं कि खिचड़ी पक चुकी है। और आज हम वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह 27वीं तरमीम आने के इम्कानात ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि जो 2 हफ्ते पाकिस्तान की ये गुजरे हैं गुज़िश्ता के, ये सियासी मंजरनामे को तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक रोलर कोस्टर की तरह शायद एक तरमीम हमें नज़र आए, क्योंकि इस दफ़ा मामला मुख्तलिफ है। पहले तो चले नंबर गेम भी पूरी करनी थी और उसके साथ साथ इत्तेहादी और हुकूमत एक पेज पर थे और फिर ऑपोजिशन को साथ मिलाना था, उनको राजी करना था। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उखाड़ पिछाड़ कर नंबर तो पूरे कर लिए गए, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है इस वक्त हुकूमत और इत्तेहादियों के पास, लेकिन इस बार जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं
वो इत्तेहादियों के अंदर मौजूद हैं। और अब देखना यह है कि ये कैसे मराहिल तय होंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उसमें NFC अवार्ड का जिक्र आ रहा है, फिर नए सूबे बनाने का जिक्र आ रहा है, फिर जुडिशल रिफॉर्म्स यानी आईनी बेंच बनाए गए हैं, आईनी अदालतें बनाने का जिक्र आ रहा है, फिर मिनरल से मुतल्लिक जो है वो वफाक के पास इख्तियारात का जिक्र आ रहा है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर ये कहानी शुरू होती है, SM तनवीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां से शुरू होती है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मुआशी सतह पर बहुत सी बातें की, उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर बहुत से इशारे जो है वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों को उनका राइट नहीं मिल रहा, या वो पैसा जो सूबों को मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये पूरा निजाम फेल हो गया है। वैसे तो मईशत पर बात करते हैं, लेकिन पहली दफा उन्होंने सियासत पर भी बड़ा खुलकर बात की थी। फिर नए सूबों की बाज़गश्त के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी उसकी हिमायत कर दी और बनाने का मुतालबा कर दी है, और डिवीजन की सतह पर इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ दी जा रही है। इसके हवाले से साबिक मेयर लाहौर मियां आमिर साहब की जानिब से भी एक तकरीब के अंदर गुफ्तगू की गई है। उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनते हैं। अवेयरनेस हो नहीं सकती, सूबे ज़्यादा बड़े हैं, नॉर्मली है, किसी का रकबा बहुत ज़्यादा है, किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड हमें ये नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें। अब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से एक चीज़ और भी है, जो कि सुहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम है, जिसके अंदर उसका नाम था मदर ऑफ ऑल बैटल्स, जिसके अंदर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल बताई गई है। एक तो ये कहा गया कि अगले 3 माह के अंदर मुतज़ाद नज़रियात के दरमियान जंगों की माँ जारी रहेगी। फिर यह कहा गया कि एक नज़रिया यह कहता है कि सिविलियन इदारे, सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की की रास्ते में बड़ी रुकावट है, जबकि एक तरफ यह नज़रिया ताकत पकड़ रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और शहबाज हुकूमत रियासत के लिए एजाज़ नहीं बल्कि बोझ हैं। और फिर यह भी इसके अंदर कहा गया है कि इस नज़रिए के हमों का ख्याल है कि यह बोझ बढ़ता जा रहा है और अगले 2-3 माह में क्लैश ऑफ टाइटन्स होने वाला है, सब इस ज़लज़ले से पहले तैयार हो जाएं। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बयान की जा रही है। इसी तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, आपको क्या लग रहा है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है या 27वीं तरमीम आएगी और इसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? देखिए, 27वीं आनी तरमीम ने आना ही आना है, और चाहे प्राइम मिनिस्टर उसका इनकार कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब उस पर कह रहे हैं कि नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी, वो कहते हैं ना कि गारंटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर सकता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम आने को है, लेकिन बार काउंसिल्स के इलेक्शंस के बाद वो आएगी। और ये आईनी तरमीम जब जो आनी है, इससे मुतल्लिक जो बातें लोग अभी क्या सराहियाँ कर रहे हैं, उनमें से शायद बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी। NSC के हवाले से जो वसाइल की तकसीम है सूबों के साथ, इसके ऊपर अगर आप समझे तो यकीन तौर पर इसको टच किया जा सकता है, और जुडिशल रिफॉर्म्स भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। कि जो अजला का इंतजाम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, इसको भी इसके अंदर आप शामिल होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो JUI के चीफ हैं, उनकी बेहद ख्वाहिश है और उनका ये मुतालबा है, तो उनको ऑफेंड भी नहीं करेगी हुकूमत, और उनको जो है वो खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो क्या इसके अलावा कोई चीज़ें इस वक्त इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। जिस तरह से नए सूबों के क़याम के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, या कराची को एक सूबा बनाने के हवाले से बातें हो रही हैं, ये बातें करना इस वक्त जो है वो कब्ल वक्त होगा। इस हवाले से इस वक्त तक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी ड्राफ्ट तक नहीं बना, अभी ड्राफ्ट तक 27वीं आईनी तरमीम का नहीं बना, क्योंकि बार काउंसिल्स के इलेक्शन जो नवंबर दिसंबर के बाद तक ही ये मामला जाएगा जी। लेकिन हसन साहब, इसके खदोखाल क्या होंगे? देखिए, ये तो अभी एक आउटलाइन है ना, अभी तो जारी बात है कि ड्राफ्ट बनेगा, फिर ड्राफ्ट एक्सचेंज होंगे, फिर अमेंड होंगे, फिर अमेंड होकर दोबारा आएंगे। तो इसमें से क्या चीज़ें जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव होंगी हुकूमत के करवाने के लिए, वो तो अभी तो मतलब अभी तो बहुत कबल वक्त हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो खाली उनके जो बयानात थे, मैं उन बयानात के हवाले से बता रहा हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम आनी ही आनी है। ये नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी। लेकिन हसन साहब, हुकूमत इनकार कर रही है, हुकूमती वुज़रा से पूछा जाता है, सीनियर लीडरशिप से पूछा जाता है, तो वो इनकारी हैं। वो 26वें में भी वैसे इनकारी थे, लेकिन आप कह रहे हैं ये आ रही है, तो कहाँ डिस्कस हो रही है? कोई कमेटी किसी सतह पर कहीं बनाई गई है? ये इसकी बातें गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर भी हो रही हैं, लेकिन टॉप के ऊपर। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो लॉ मिनिस्टर हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर,
उनके इल्म में ये बात है। जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं उनको भी इस हवाले से कुछ खबर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, वो भी इन बातों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को डिस्कस हो चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब को इस हवाले से इल्म है, तो चंद 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्या दीगर लोग, क्या राना सनाउल्लाह साहब के पास इंफॉर्मेशन है? आई एम नॉट टू श्योर। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन हुई भी तो वो शेयर नहीं करेंगे। डार साहब के पास यकीनी तौर पर ये है, लेकिन डार साहब का एक आर्ट है उनके पास, वो क्वेश्चंस को वेल लेफ्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि उसकी तरफ लोगों की तवज्जो मरकूज हो जाती है। तो जो इसाक डार साहब हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके पास इस हवाले से आगाही मौजूद है, लेकिन वो ऑब्वियसली मेरा ये बात कह देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह दे जी कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो फिर तो मीडिया ने जो है उसके पीछे ही पड़ जाना है। तो लिहाजा इस वजह से वो अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से चीज़ों को जो है वो वेल लेफ्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। और जहाँ तक बात आई जी कि क्या होगा, पीपल्स पार्टी के एतराज़ात होंगे, किसी और जमात के एतराज़ होगा, तो यकीनी तौर पर सियासत नाम ही इसी का है कि आप एतराज़ात को दूर करते हैं और फिर जिन चीज़ों पर इतफाक़ होता है उन्हीं के ऊपर जो है वो आप तरमीम ले आते हैं। और एक चीज़ और इसमें मैं ये अहम बात करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में मुझे तो इस वक्त हुकूमत के लिए कोई मुश्किल दिखाई नहीं, अनटिल के अनलेस हुकूमत को कोई खुद बड़ा ब्लंडर कर दे, और शहबाज शरीफ साहब कोई ब्लंडर करते दिखाई नहीं देते। अच्छा, इस हवाले से दो लोगों ने अभी तक बात की है। एक तो एसएम तनवीर साहब ने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तकरीब में अभी मियां आमिर साहब ने बात की थी। तो आप क्या समझते हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए माहौल बनाया जा रहा है ये, या ये उनका पुराना मुतालबा था उन्होंने वही दोहराया है, या फिर इसलिए कि जब ये आए तो लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएं? नहीं, इससे काफ़ी चंद माह पहले से ही इस पर बात हो रही है, ये तो अभी रिसेंट बात आप कर रहे हैं। पहले से जी ये है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम भी जब आ रही थी, लेकिन अब ये देखें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो अपने उस वक्त की सियासी फ़ायदे को देखते हैं कि हमारी सियासत में हमें क्या फ़ायदा चीज़ देगी। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सिग्नेटरी थे इमरान अहमद नियाजी साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सिग्नेटरी थे मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मुखालफत की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जब ये वहाँ पर ड्राफ्ट जो बना था, जब वो मुसद्दा तैयार हुआ था, तो उस पर दस्तखत किए थे ना इमरान खान साहब ने भी बरतानिया में, नवाज शरीफ साहब ने भी किए थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किए थे, तो तमाम लोगों ने साइन किए थे और बाद में उससे जो है फरार इख्तियार कर गए ये दो जमात। तो सियासतदान तो देखता है कि उस वक्त उसको क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है। तो 27वीं आईनी तरमीम में भी अभी कुछ वक्त है, तो आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि उस घड़ी के अंदर किसको क्या फ़ायदा है, तो उसी के ऊपर जो है वो अमीन होगी। अदरवाइज इस वक्त तक तो मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान बड़े ऑप्टिमिस्टिक है फाटा के जो इंतजाम हुआ था इसको ख़त्म करने के हवाले। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया 27वीं तरमीम वाला। एक और बड़ा मामला डिस्कस हो रहा है, वो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के हवाले से हो रहा है कि जिसमें उनका माफ़ी का जिक्र किया गया, या सारी वो सूरत हाल थी। आपको क्या लगता है कि इसका जो तरदीद आई वो बड़ी लेट आई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये एक हफ्ते बाद तरदीद क्यों आई? देखिए, मामला ऐसा ही है क्योंकि जो दो लोग हैं, सैयद कमर अब्बास साहब, माफ़ कीजिएगा सैयद कमर रज़ा साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रात जो वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम था, मैं भी उसमें शरीक था, तो उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ ये बता दिया था कि बेसिकली जो सरदार ज़हूर इकबाल साहब हैं फंक्शन के मेज़बान तो वो थे, लेकिन फील्ड मार्शल साहब का जो कॉन्टैक्ट था वो थे सरदार जो है रज़ा साहब, सॉरी कमर रज़ा साहब। तो कमर रज़ा साहब ने ही बेसिकली फील्ड मार्शल को उस फंक्शन के अंदर लेके गए थे ब्रसल्स के। तो दोनों की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि कोई साफ्ती नशिस्त सुहेल वड़ाई साहब की नहीं हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी क्लैरिटी से बता दिया कि जिस खाने की मेज़ की भी बात करें तो उस पर भी 20 से 24 लोग मौजूद थे, जहां पर सुहेल वड़ाई साहब वाज अमंग वन ऑफ दी 24, और फिर वो 24 लोगों में से एक को बराह रास्त उनके सवाल जवाब हुए नहीं। टोटल 12-15 मिनट की नशिस्त थी, उसके अंदर उन्होंने तीन कॉलम्स लिख दिए हैं। तो ये बात उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो इसकी तरदीद की है। अब ये यानी ना डीजीआई इस्पियार की बात है और ना ये सुहेल वड़ाई साहब की बात है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली दावत दी थी फील्ड मार्शल को भी और जिन्होंने दावत दी थी सुहेल वड़ाई साहब को भी। अब वो भी बात कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाई साहब गलत बात कर रहे हैं,
तो फिर मेरी बात तो दुरुस्त साबित होगी ना जो मैं पहले दिन से कर रहा हूं। देखिए सुहेल वड़ाई साहब का जिस दिन कॉलम आया अगले रोज मैंने भी कह दिया कि ये बात सही थी। और मैं लेकिन सवाल तो ये है ना कि एक हफ्ता क्यों लगाया गया? ये तो फौरन भी बता दिया जा सकता था कि इतनी बड़ी बात थी जो पूरा हफ्ता डिस्कस होती रही। तो क्या जो रिस्पांस सोशल मीडिया या किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आया, उसके बाद फिर ये जरूरी समझा गया कि अब इसकी तरदीद कर दी जाए? देखिए अभी भी उन्होंने रिस्पांस नहीं करना था। ये रिस्पांस तो मैंने सवाल में लिया, सवाल के जवाब भी उन्होंने दिया और मैं मुझसे बाहर था, तो जाहिर बात है मैं पाकिस्तान आकर ही उनसे बात कर सकता था। टेलीफोन के ऊपर तो आपको पता है कि DGISPR इस तरह अवेलेबल नहीं होते फ्रीली, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सवाल कर लिया। देखिए मैं अकेला भी नहीं था, वहां पर वकार सती साहब मौजूद थे जियो टेलीविजन से, वहां पर सुमेरा खान साहिबा थी समा टेलीविजन से, वहां समर अब्बास साहब थे दुनिया टेलीविजन से, जावेद चौधरी साहब थे एक्सप्रेस न्यूज से। तो एक बंदे ने सवाल नहीं बल्कि सबने तकरीबन ये सवाल किए हैं, और ये बेसिकली सवालों के जवाब में DGISPR तो ही वॉज अबाउट टू सिट इन हिज कार, वो तो अपनी वो SUV में बैठे लगे थे, और हमने जाकर उनको रोका फंक्शन से। जब वो निकले हैं तो वो दो सीधा बाहर निकले अपने वहां पर शील्ड्स वगैरह जो उन्होंने रिसीव की, शील्ड्स जो रिसीव करने के बाद जब वो निकले हैं तो हमने तो चेस करके उनको जाके पीछे जाके रोका है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास वहां पर कैमरे अच्छा आपने मीटिंग की बात की, आपने बताया कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन आपके दोस्त हैं अदनान हैदर साहब, उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया था कि एक मीटिंग के अंदर फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे और आप उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। तो क्या ऐसा हुआ था? अच्छा ये बात अब मैं जो करने लगा हूं, ये आपने अदनान हैदर साहब को शो में लें, मैं था, मुझे फील्ड मार्शल साहब ने खुद बुलाया था, और मेरे लिए शॉकिंग था कि उस टाइम वो फील्ड मार्शल नहीं, वो आर्मी चीफ थे, और ये कन्वेंशन सेंटर की जगह है। उन्होंने मुझे दूर से बुलाया था कि हसन क्या हाल है आपका। मैं गया उनके पास, मैं मिला। ये लोग जब समर अब्बास और अदनान वगैरह या तंजीला मजहर या बाकी लोग जब करीब आए हैं तो उन्होंने कहा, जब सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जाके मिले आप DGISPR को, और DGISPR उस वक्त मेजर जनरल थे। ये वो बात है, और ये बात ये यानी इसके आप अगर आपका कोई राब्ता है SPR में तो आप वहां पर लोगों को टेलीफोन कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये बात क्या हुई थी और किस तरीके से हुई थी। और मेरे लिए शॉकिंग ये चीज़ थी कि वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मेरे लिए ये चीज़ शॉकिंग थी और सॉर्ट ऑफ अ प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए। और आज का देखिए ना, सुहेल वड़ाई साहब का भी क्या इशू चल रहा है। सुहेल वड़ाई साहब का इशू ये चल रहा है कि दुनिया में आज तक किसी ने फील्ड मार्शल का इंटरव्यू नहीं किया। उन्होंने अपने कॉलम में इस बात को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि शायद ही इज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिन्होंने उनके साथ इंटरव्यू कर लिया है। कल भी वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। आप ये देख लेना कि दुनिया का कौन सा अखबार है जो उनको टच नहीं कर रहा। सुबह से लेकर शाम तक जो इंडिया का गोदी मीडिया है वो फील्ड मार्शल के ऊपर जो है उसको मिर्चें लगी हुई होती हैं। तो एक आदमी जो कि एक इंटरनेशनल जो है उनके स्टैचर बन चुका है, जिनको दुनिया मिलना चाह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे मिलने के बाद कहते हैं कि इट वाज ऑनर मीटिंग हिम। तो आप मुझे बताएं कि सुहेल वड़ाई साहब ने जिस तरीके से अपने कॉलम्स में उस चीज को प्रोजेक्ट किया है कि ही इज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिसने जनाब उनका इंटरव्यू कर लिया है, तो ये सेल्फ प्रोजेक्शन अगर DGISPR ने कहा है तो गलत कहा है। चले अच्छा, इससे अगर जरा आगे बढ़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक फैसला कल आया, लेकिन शाम को फिर गिरफ्तारियां हो गई। अलीमा खान के 2 बेटे गिरफ्तार हुए, कल और एक आज। तो अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कल सुबह का रिलीफ मिला वो शाम तक वापस चला गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा देख रहे हैं या मजीद मुश्किलात देख रहे हैं? देखिए अलीमा खान साहिबा की एक जो है ना वो बैकिंग बड़ी मजबूत थी, इसीलिए तकरीबन 2.25 साल तक उनके साहबजादे शेर शाह का तो मैंने सुना था। ये शाहरेज वाला मामला कहाँ से आ गया ये मेरे इल्म में नहीं है, और ये गिरफ्तार इनको कर लिया गया। शेर शाह तो पाकिस्तान से बाहर गई भी, उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो अनटचेबल थे, लेकिन फिर वो गिरफ्तारी क्यों हो गई ये बात समझ से बालातर है। और एक बात याद रखिएगा कि जो क्रिमिनल केस होता है वो कभी टाइम बार नहीं होता, उसकी कभी जो कहते हैं ना कि वो वक्त की वजह से गुजर गया, 2.25 साल गुजर गए तो वो जो उसने ऑफेंस किया है उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है। तो क्रिमिनल केस का ही वही थ्रस्ट रहता है, चाहे 2 साल नहीं 200 साल गुजर जाए, उसकी बात यह है कि वो कभी टाइम बार नहीं होता, ज़ैदुल मियाद नहीं होता। तो लिहाजा शेरशाह साहब की गिरफ्तारी जो हुई है वो तो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं, जिस तरह वो ट्राउजर कोर कमांडर उस वक्त के जो लाहौर थे उनका वो पकड़ाया। अच्छा, आपने अलीमा खान की बैकिंग का जिक्र किया, वो कमजोर कैसे हो गई?
एक यही तो बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये मेरे लिए खुद शॉकिंग है। मैं पता करना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ। अच्छा, उनकी बैकिंग जो थी ना वो इस्लामाबाद के कोई इलाके शाके में कोई नहीं थी, यानी अपारा शिपारा जो हमारा G7 का ब्लू एरिया इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पर उनकी कोई बैकिंग नहीं थी। बैकिंग उनकी किसी और जगह थी, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत थी इससे भी। तो वो बैकिंग कहाँ गई, वो किधर गई, ये चीज़ मैंने चेक करनी है। मैं अभी घोड़े जो है वो दौड़ा रहा हूँ, अभी तक पता नहीं लगा कि वो बैकिंग जो है वो अचानक किस तरह किधर गायब होगी। क्या उस बैकिंग से भी कोई ज्यादा ताकतवर चीज आ चुकी है? तो ये मैं चेक करने की कोशिश करूं, या वो उनको नाराज कर दिया जो उनकी पुश पर खड़े थे। तो ये चीज चेक करने वाली है जी। ये बैकिंग थी क्या? आपने जिक्र 2-3 जगह का कर दिया, लेकिन वहां से नहीं थी तो फिर कहां से थी? बड़ी मजबूत जगह है जी। अब ये बात मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे। चलें, आपने घोड़े दौड़ाए हैं तो आपको मालूम होगा, तो हमें भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आप आएंगे तो एक और आम मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं और दोनों में एक तो तारीखी हैं, दूसरा दोनों बहुत क्राउडेड हैं, लेकिन दोनों के मसाइल अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। जब बारिश होती है ख़ास तौर पर हर साल, और 2020 के बाद की सिचुएशन, तो हमें नज़र आता है कि कारकर्दगी कहाँ पर क्या बोल रही है। अब लाहौर में बारिश के बाद की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है। लाहौर में जब बारिश होती है तो ना तो सरकारी तौर पर छुट्टी दी जाती है और सड़कों पर पानी भी जल्दी हटा लिया जाता है और इकदाम किए जाते हैं, लेकिन कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमने छुट्टी दी थी लोगों को, लोग सड़कों पर क्यों निकले, ये उनकी जानिब से इकदाम किए जाते हैं। उसके बरक्स मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आज तमाम मामलात को हल कर लिया गया, सड़कों को क्लियर कर दिया गया, या जहाँ जहाँ पानी खड़ा था क्लियर कर लिया गया, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि हालात वैसे के वैसे ही होते हैं। 2020 की अर्बन फ्लडिंग के बाद कुछ मंसूबे कराची के हवाले से सजेस्ट किए गए और कहा गया कि इन पर काम करेंगे ताकि ऐसा ना हो, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद वो मंसूबे आज भी उसी तरह हैं। उन मंसूबों को कुछ शामिल करते हैं और फिर अपने नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे और जरा इस वक्त की हकीकत जानेंगे और ये जानेंगे कि कहां पर कोताही की गई और पिछले 20 साल का फर्क जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। शहर से बारिश का पानी समुद्र ले जाने वाले महमूदाबाद नाले और अंगी नाले समेत कराची में 38 बड़े और 514 छोटे नालों, उनके किनारों पर जो कच्ची आबादियां थी उनके मकानों को सैलाब का जिम्मेदार करार दिया गया है। फिर शहर के चंद बड़े नालों को चौड़ा और पक्का करने के लिए आलमी इदारों की मदद से मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जाने का इरादा किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो है पुख्ता इमारतें भी इन्हीं नालों पर तामीर हैं। कई मकामात पर नालों की चौड़ाई जो कि 70 फुट थी, जो कि पानी के उस बहाव को समेटती थी, अब वो 10 से 20 फुट तक महदूद हो गई है तजावजात की वजह से और मजीद इकदाम की वजह से। अब इस तमाम तो सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलमान मौजूद हैं और शब्बीर हैदर लाहौर से मौजूद हैं। मैं पहले कराची का रुख कर लेता हूँ। मोहम्मद सलमान, बताइएगा कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये जो जितने मंसूबे 5 साल पहले बनाए गए या इससे पहले भी बनाए गए और 15 साल से वहां पर अगर एक जमात की हुकूमत है तो क्या इकदाम किए गए हैं और क्यों हमें वो फर्क नजर नहीं आता? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि इस कराची की बदकिस्मती है कि कराची में वोट लेने के बाद भी जो लोग ओहदों पर आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी गेम स्कोरिंग करते हैं। जैसे अब हम देखें कि मेयर पीपल्स पार्टी का है तो टाउन नाज़मीन जमात इस्लामी और PTI के भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं, MNA MPAs MQM के भी हैं। तो तमाम तर जो ये ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं इनसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, ये एक दूसरे के लिए अच्छी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लेंगे। जब पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वो ये बताएगी कि पिछले 40 साल में क्या हुआ, और फिर जब MKM करेगी तो वो ये बताएगी कि पिछले 13 सालों में क्या हुआ, और फिर जब जमात इस्लामी करना शुरू होगी तो वो ये बताएगी कि किस तरह से जो है वो पिछले 40 मोहम्मद सलमान ये बताइएगा पिछले 20 सालों के अंदर क्या खराबियां पैदा हुई हैं जिसकी वजह से हम 5 सालों से ये कुछ देख रहे हैं? देखिए 20 साल तो आप छोड़ें कि 20 साल में क्या खराबी हुई। इस वक्त जो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन कराची का जो मेन सिटी का सेवरेज का निज़ाम है जिसमें ओल्ड सिटी एरिया आता है, ये तमाम तर इलाके आते हैं जिसमें ओल्ड सिटी एरिया है, सोल्जर बाज़ार है, यहाँ पर का जो निकासी का निज़ाम है, जो सेवरेज का निज़ाम है वो 60 साल से ज़ायद पुराना है। तो ये निज़ाम तो बस अल्लाह वास्ते ही चल रहा है कि चल रहा है। और हर साल क्या इक़दाम किए जाते हैं मानसून से पहले, क्या इक़दाम किए जाते हैं हर साल? सलमान आपसे जानना चाह रहा हूं, मानसून से पहले कराची में क्या इक़दाम किए जाते हैं? जी
जी बिल्कुल, मानसून से पहले ये इंतजाम किए जाते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी 60 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए गए। ये रकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते आज 60 करोड़ हो गई कि कराची के जो नाले हैं, बड़े नाले जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम हैं, उन नालों की सफाई होगी। अब सफाई के बाद जो है, बारिश के बाद जब ज़िला वस्ती का एक गुज्जर नाला है, आज ही हमने रिपोर्ट किया जब मेयर कराची कहते हैं कि तमाम नाले साफ थे और 40 से 70 मिलीमीटर बारिश हो तो शहर बर्दाश्त कर जाएगा। तो ये इतना बुरा हाल भी नहीं है उस गुज्जर नाले का, बल्कि आज अच्छा हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा लगाया, तो साबका जो नाजिम थे उनके दौर में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। अच्छा, आप जरा ये मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा मोहम्मद सलमान, अभी हमने जो रिपोर्ट शामिल की है इसके अंदर, जिसमें 70 फुट के नाले 10 से 20 फुट के रह गए हैं, कितने नालों पर तजावजात हैं या कब्जा हो चुका है या जहां से मामलात खराब होते हैं शहर में? जी बिल्कुल, जो बड़े नाले हैं उनकी हालत आज बेहतर हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने उसकी पुख्ता दीवारें बना दी हैं, वो पूरे चौड़े हैं। लेकिन होता ये है कि जहां आप पहुंच सकते हैं, हमारा कैमरा पहुंच सकता है, वहां पर तो जैसे अब आज गुज़िश्ता रोज़ प्याला होटल के पास और राशिद मनाज रोड के पास खड़े होकर मेयर कराची बताने लगे नाला साफ है। लेकिन जब हम अंदर तह तक गए, लियाकताबाद सीवन एरिया पहुंचे, तो पता चला वहाँ नाले में मलबा भी है और कचरा भी है। तो उसको साफ, ठीक है, यानी बड़ा देर से पता लगता है जब मामलात जो है वो इस तरफ हो जाते हैं कि हर तरफ मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो जाते हैं, तब अंदाज़ा होता है कि जो इकदाम करने चाहिए थे वो नहीं किए। लाहौर की सूरत हाल का ज़रा तकाबली जायज़ा लेते हैं। शबीर हैदर, बताइएगा लाहौर में या पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो क्या होता है मानसून के अंदर, और क्या इकदाम किए जाते हैं बारिशों से पहले, और पिछले 20 सालों के अंदर क्या क्या इकदाम किए गए? जी बिल्कुल ज़ाक, बागों के शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो बागों के शहर लाहौर में एक तो ज़िला इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा की जानब से जो है वो पूरा साल इक़दाम किए जाते हैं कि लाहौर के अंदर मानसून जब स्टार्ट होगा तो उस हवाले से निकासी आब को यकीनी कैसे बनाया जाएगा। पहले तो ये होता था कि हर साल जो है वो एमरजेंसी की सूरत में वहाँ पर निकासी आब को यकीनी बनाने के लिए तो तमाम लाहौर के अंदर जो हॉट स्पॉट हैं वो 21 हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पर जो पानी जो है बारिश का पानी जमा हो जाता है और उन निशेबी इलाकों को से वहाँ पर निशेबी जो है निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर एमरजेंसी के तौर पर जो क्या कहते हैं उसमें लगा दिया जाते थे, जनरेटर लगा दिए जाते थे, वहाँ पर निकासी आपको यकीनी बनाया जाता था। मगर गुज़श्ता 5 साल के अंदर जो है वो इक़दाम उठाए गए, जो कि अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 ड्रेन्स हैं और उन 6 ड्रेन्स की लंबाई जो है वो 76 किलोमीटर है और 76 किलोमीटर ड्रेन्स की 2 साइकिल के अंदर सफाई की जाती है, जिनमें 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, और दूसरा जो साइकिल है वो 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये इन ड्रेन्स की सफाई की जाती है। और उसके बाद जो सीवरेज सिस्टम है वो 3000 किलोमीटर पर बोहित है और 3000 किलोमीटर का जो साइकिल है सफाई का वो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक उसकी सफाई की जाती है। और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता दौरे जो साबका दौरे हुकूमत बुज़दार का था, वहाँ पर इक़दाम उठाए गए थे कि जी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे, और बुज़दार के दौरे हुकूमत के अंदर 3 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए थे। और उनका अगर बताया जाए तो वो लानस रोड, कश्मीर रोड और उसके साथ साथ शीरावाला गेट, वहाँ पर 3 जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया कि पानी जितना भी बारिश का होगा उसके अंदर जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मौजूदा दौरे हुकूमत की बात करें तो मौजूदा दौरे हुकूमत ने टोटल 10 वाटर टैंक बनाने थे, उनमें से 9 ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिनमें से अगर बात की जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम, टिक्का चौक जो टाउन है, रेलवे स्टेशन है, क्रीम पार्क है, सब्जी मंडी इकबाल टाउन है, और कोपर रोड, अली ब्लॉक गार्डन टाउन, और उसके साथ साथ बी ब्लॉक, ताजपुरा, वारिस रोड, करतबा चौक ये शामिल है, जहां पर पहले पानी खड़ा होता था। अब अगर पानी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उसकी निकासी के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जहां पर तमाम पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में चला जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो बाकी दीगर जो हॉटस्पॉट रह गए हैं, जैसे आप बात करें शौक चौक की, अल्लाह गोल चक्कर की, बल्ला चौक है, वहां पर जो है इंगामी तौर पर वहां पर जनरेटर लगा दिए जाते हैं। जनरेटर ठीक है, यानी इंतजाम किया जाता है। शबीर, आपने महदूद वक्त में तमाम तफसीलात को हम तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद सलमान मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दरख्त है वो तमाम महकमे जो ये काम करते हैं या वो हुकूमतें कि आवाम की आपसे उम्मीदें होती हैं उस पर पानी ना फेरा करें। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से, अल्लाह हाफ़िज़।